Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Engineering Zindabad. I'm Pragati Agrawal and today we will be discussing time delay using nested loops. Nested loops का मतलब मैं बता देती हूँ क्या होता है. जैसे ऑलरेडी लूप का मतलब क्या है इन आवर लैंग्वेज. लूप मीन्स रिपीटिशन. ठीक है, कोई भी चीज रिपीट पे हो रही है उसको हम लूप कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए. आप यहाँ पर ध्यान से देखो ये वाला पार्ट. ठीक है, ये जो 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? एक तरीके का लूप कि पहले हमने रजिस्टर को एक वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, उस रजिस्टर को हमने डिक्रीमेंट किया और चेक किया कि क्या उसके अंदर जो वैल्यू है वो 0 हो गई. अगर वो 0 नहीं हुई है तो हम दोबारा से इस पिछले इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे और इसको डिक्रीमेंट करेंगे, इस वैल्यू को जिसके अंदर है. अभी फिर से चेक करेंगे. ये जब तक चलता रहेगा लूप, जब तक ये वैल्यू 0 नहीं हो जाती रजिस्टर के अंदर. ठीक है, जो भी रजिस्टर अपन ने इनिशिएट किया है उस वैल्यू से. अभी अगर ये 0 हो गई तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे. और मतलब मैंने आपको लूप का तो यहाँ पर समझा दिया कि लूप क्या होता है. अभी नेस्टेड लूप्स में क्या होता है, आप ये देखो, ये भी एक लूप है कि हमने एक रजिस्टर को इनिशियलाइज किया था, उसके बाद हमने ये दूसरे रजिस्टर को इनिशियलाइज करके डिक्रीमेंट किया, तब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं हो गई. और फिर उसके बाद हमने डिक्रीमेंट किया फर्स्ट रजिस्टर को, जो फर्स्ट रजिस्टर इनिशियलाइज किया था उसको हमने डिक्रीमेंट कब किया? जब इसके अंदर जो वैल्यू लोड की थी सेकेंड रजिस्टर के अंदर वो 0 जब हो गई, तब हमने फर्स्ट रजिस्टर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करके फिर चेकिंग करी कि क्या फर्स्ट रजिस्टर की वैल्यू 0 हो गई. अभी मैं इसे एक तरीके का डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देती हूँ. लेट सपोज हमारा फर्स्ट रजिस्टर है बी. ठीक है, जिसके अंदर हमने वैल्यू डाली, उसको मत देखो, अभी एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे. और लेट सपोज सी एक दूसरा रजिस्टर है जिसके अंदर हमने वैल्यू डाली 5, या फिर थोड़ी छोटी रख लेते हैं, यहाँ पर 3 रख लेते हैं और यहाँ पर 2 रख लेते हैं. ठीक है, 5 रख लेते हैं थोड़ा. ओके, अभी हमने क्या किया कि पहले हमने बी को 5 से इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद हमने सी को 2 से इनिशियलाइज किया और हमने इसको डिक्रीमेंट किया. 2 से हमने 1 बना दिया. फिर हमने चेक किया क्या इसकी वैल्यू 0 हो गई? नहीं हुई, तो हमने और डिक्रीमेंट किया, 0 कर दिया. फिर हमने बोला चेक करो 0 हो गई, तो हम दोबारा से अपने बी रजिस्टर पे गए, हमने इसको डिक्रीमेंट किया 4. ठीक है, ये वाला इंस्ट्रक्शन 4 किया. अब हम दोबारा से सी को इनिशियलाइज करेंगे विद विच वैल्यू? जो पहले इनिशियलाइज करी थी 2, है ना. और फिर 2 को 2 से इनिशियलाइज करने के बाद अब हम फिर से इसे डिक्रीमेंट करेंगे 1. फिर और चेक करेंगे 0 हुई? नहीं हुई. फिर से डिक्रीमेंट करो, 0 हो गई? हाँ जी, बिल्कुल 0 हो गई. अब दोबारा से आप यहाँ पर आओ और इसे डिक्रीमेंट कर दो. ठीक है, अब ये डिक्रीमेंट हो गई. अब हम दोबारा से इसको इनिशियलाइज करेंगे विद 2. अब इसको डिक्रीमेंट करना शुरू करेंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाती है. 1 बाय 1 इसे डिक्रीमेंट करेंगे. पहले 1 चेक करेंगे, नहीं है 0. फिर डिक्रीमेंट की, हो गई 0. अब दोबारा से फिर से ऊपर चले गए अपन और इसको अपन ने फिर से डिक्रीमेंट कर दिया विद द वैल्यू 2 हो गई. ठीक है, फिर से हम सी को इनिशियलाइज करेंगे 2 से. अब फिर से इसको डिक्रीमेंट तब तक करते रहेंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाती. तो फाइनल स्टेज पे जब ये 0 हो जाएगी फिर हम ऊपर जाके इसे डिक्रीमेंट करेंगे, है ना. फिर नीचे आकर फिर से इसे इनिशियलाइज करेंगे और फिर से इसे डिक्रीमेंट तब तक करते रहेंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाती. ठीक है, 0 जैसे ही हो जाएगी फिर से हम ऊपर जाएंगे, इसको डिक्रीमेंट करेंगे, ये 0 हो गई. अब याद रखो, जैसे ही ये वाला सेकेंड स्टेप, जैसे ही ये 0 हुई, हमने जैसे ही यहाँ पे डिक्रीमेंट किया फर्स्ट रजिस्टर की वैल्यू को और फिर चेक किया कि हाँ ये 0 हो गई, तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द वे नेस्टेड लूप्स वर्क. कि एक लूप था ऑलरेडी, उसके अंदर दूसरा लूप एग्जिस्ट करता है, कि मतलब ये तो है ही, पर ये है तो इसके अंदर ही दूसरा भी है. ठीक है, मतलब ऐसे, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है, एक चल रहा है, उसके अंदर दूसरा भी है. ठीक है, तो ये तो है दूसरा वाला और ये है पूरा. ओके, यस. तो अब हम इसे समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी टी स्टेट्स के बारे में, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं आपको पढ़ा क्या रही हूँ. मतलब डीले कैलकुलेशन के लिए टी स्टेट्स मेजर चीज होती है जो हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए.
तो यहाँ पर टी स्टेट्स इस इन इंस्ट्रक्शंस के लिए कितनी कितनी टी स्टेट्स लगेंगी वो हम समझेंगे थ्रू मेमोरी, है ना। मेमोरी के अंदर हम इन इंस्ट्रक्शंस को सेव कराएंगे और उसके थ्रू फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे आराम से टी स्टेट्स को। तो ये हमारी मेमोरी है। लेट सपोज 1000 इनिशियल लोकेशन है, फिर ये फर्दर कंटिन्यू करिए। ओके, अभी हमने क्या किया कि ये मेमोरी बना ली, इसके अंदर हम इन इंस्ट्रक्शंस को सेव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बाइट, एक 1 बाइट ऑफ डेटा एक मेमोरी लोकेशन कैरी कर सकती है, तो हमने MVID डाल दिया। नेक्स्ट बाइट यहाँ आ जाएगी 25H, देन MVIE, देन नेक्स्ट बाइट ऑफ डेटा FFH, देन नेक्स्ट बाइट DCRE, नेक्स्ट JNZ, एंड जो यहाँ पर आपको लूप 1 दिख रहा है ये एक्चुअली एक 16 बिट का एड्रेस है जिसपे जंप करना है। तो मैं यहाँ पे 16 बिट एड्रेस फर्स्ट लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ लिखते हैं 16 बिट एड्रेस फर्स्ट, ठीक है। तो ये 16 बिट का एड्रेस है तो 2 मेमोरी लोकेशंस लेगा, ठीक है। तो मैं इसे फर्दर कंटिन्यू करती हूँ। 1008, 1009, 1000A, 10 के लिए ए होता है ना हेक्साडेसिमल में, वही लिखा है मैंने। अभी JNZ के बाद जो 16 बिट एड्रेस जो है वो ध्यान से देखो, ये 16 बिट एड्रेस जिसपे DCRE लिखा हुआ है, DCRE वो 1004 है ना। तो 1004 में हायर बाइट कौन सी है 10 और लोअर बाइट कौन सी है 04। राइट साइड वाली लोअर बाइट होती है, लेफ्ट साइड वाली हायर बाइट होती है। तो हायर बाइट आएगी बड़े वाले एड्रेस पे, लोअर बाइट आएगी छोटे वाले एड्रेस पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नीचे अपन क्या करेंगे, DCRD, नेक्स्ट बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट JNZ, यहाँ पे 1000B आएगा नीचे। अभी ये जो है JNZ, यहाँ फिर यहाँ पे 16 बिट एड्रेस आएगा सेकंड, मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट की तरीके से लिखा है, ये 16 बिट एड्रेस लिखा जाएगा जिस पे हमें जंप करना है, जो कि इसको कॉल करेगा, मतलब यहाँ से कॉल नहीं, इस पे जंप करना है, मतलब अपने को अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इन केस, ठीक है। यस, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 16 बिट एड्रेस सेकेंड, ओके। अभी बात ये है कि यहाँ पर अपने को वही 16 बिट एड्रेस सेकेंड लिखना है, तो कहाँ पर जंप करना है हमारे को, ये एड्रेस कहाँ पर, ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पर जंप कराएगा, इस वाले इंस्ट्रक्शन पे। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर 1002 पर। तो 1002 है तो इसमें हायर बाइट लोअर बाइट देखो, 1002 पे हायर बाइट है 10 एंड लोअर बाइट इज 02। तो जो हायर बाइट है वो बड़े वाले एड्रेस पे, 02 जो छोटे वाले एड्रेस पे आ जाएगा लोअर बाइट, ठीक है। नाउ ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें टी स्टेट्स कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डिले कैलकुलेशन मैं समझा दूंगी, मैंने ऑल दो 8 बिट रजिस्टर और रजिस्टर पे के लिए अलग पूरा कैलकुलेट करके दिखाया था, यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो गया है तो, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोस देखे तो फिर भी मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो पहले टी स्टेट्स की बात करते हैं, ओके। टी स्टेट्स के लिए सबसे पहले देखो ऑपकोड फेच, मतलब माइक्रो प्रोसेसर ऑपकोड फेच के थ्रू क्या, मतलब ऑपकोड फेच कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब वो पता लगा रहा है कि मुझे परफॉर्म क्या करना है। तो उसको यहाँ पे ये ऑपकोड फेच करेगा, मतलब वो पता लगेगा भाई मुझे करना क्या है, तो उसको पता चलेगा कि भाई एक डेटा है इमीडिएट डेटा, आई का मतलब इमीडिएट, वो इमीडिएट डेटा मुझे डी रजिस्टर के अंदर मूव करना है। तो वो क्या करेगा, उसको पता लग गया तो फिर वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और रीड करेगा कि भाई कौन सा डेटा है जो मुझे डी रजिस्टर में मूव करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेमोरी रीड, ठीक। उसने ये डेटा डाल दिया होगा डी रजिस्टर में, ठीक है। तो ये काम हो गया, फिर वो दोबारा से देखेगा कि मुझे क्या नेक्स्ट काम करना है। तो यहाँ पे फिर से ऑपकोड फेच होगा और फिर से नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा और देखिए कि मुझे कौन सा डेटा ई रजिस्टर में डालना है, तो ये मेमोरी रीड हो जाएगा, ठीक। फिर से नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा, यहाँ पे जाकर ये पता लगाएगा कि मुझे क्या करना है,
ये इसको पता चला कि भाई मुझे क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। किस में डिक्रीमेंट करना है, ई रजिस्टर है उसकी वैल्यू में। तो ये क्या किया इसने, ऑपकोड फेच किया, इसको पता चल गया। मतलब फर्स्ट बाइट जो होती है इंस्ट्रक्शन के अंदर वो ऑपकोड फेच, ऑपकोड रखती है ना। फर्स्ट बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑपकोड होती है और ये फर्स्ट बाइट है इंस्ट्रक्शन की। ऑपकोड फेच के टाइम पे पता चलता है माइक्रो प्रोसेसर को कि मुझे क्या करना है। और यहाँ पर एक्चुअली जो 8 बिट का हेक्स कोड होता है वो आता है। डायरेक्टली ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी होती, मैंने आपको काफी वीडियोस में ये बात बोली है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे जो 1 बाइट ऑफ हेक्स कोड होता है वो आता है, ठीक। आई एम सॉरी। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर से ऑपकोड फेच होगा। अब वो बोला कि अभी ये काम तो मैंने कर दिया डिक्रीमेंट, अब क्या करना है। तो वो ये है कंडीशन चेक कि क्या जीरो फ्लैग सेट हो गया। अगर हो गया तो एग्जिट कर जाओ, मतलब आगे आगे बढ़ जाओ। नहीं हुआ है तो जंप करना है। तो ये जो है, ये जो जेन जेड है, ये वाला आपको पूरा दिख रहा है, ये 2 केसेस रखता है अपने पास, इसको हटा देते हैं। ये या तो 10 टी स्टेट्स का होता है या 7 का होता है। 7 का तो तब होता है ये इन केस उसको मतलब क्या बोलते हैं, जंप परफॉर्म नहीं करना है। और 10 का उस केस में होता है जब उसको जंप परफॉर्म करना है, मतलब जो जीरो फ्लैग है वो सेट नहीं हुआ है, मतलब जो डिक्रीमेंट हो के वैल्यू, मतलब यहाँ पे डिक्रीमेंट परफॉर्म हो गया ई रजिस्टर की वैल्यू का। तो अगर वो डिक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू इसके अंदर 0 नहीं है तो फिर वो जंप नहीं मतलब करेगा, है ना। और अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई ना ई रजिस्टर की, तो फिर वो एग्जिट कर जाएगा। तो ये एग्जिट कर जाएगा उस केस में तो 7 टी स्टेट्स होती हैं इस वाले की। तो एग्जिट के केस में तो 7 और जंप के केस में 10 टी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो फिर नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे है ना DCRD। ये फिर से ऑपकोड फेच कर रहा है, यहाँ पे क्या करना है और ये परफॉर्म कर भी देगा, डी के अंदर डिक्रीमेंट कर देगा। और फिर से यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि 10 और 7 डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि एग्जिट करना है या फिर जंप करना है दोबारा से, ठीक। मतलब यहाँ पर जंप करना है या फिर निकलना है प्रोग्राम के बाहर, कंटिन्यू कर देना है फर्दर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम मैं यहाँ पे टी स्टेट्स लिखूं हर इंस्ट्रक्शन की, तो वो हो जाएगा MVI D25H के लिए। एक तो देखो ये इतने मेमोरी ब्लॉक्स ऑक्यूपाई कर रहा है और इसकी मशीन साइकिल्स हैं ऑपकोड फेच और मेमोरी रीड। तो ऑपकोड फेच होता है 4 टी स्टेट्स का, ठीक है। और मेमोरी रीड कितने का होता है, 3 टी स्टेट्स का। तो यहाँ पे 4T + 3T = 7T। अब ये दूसरा पेन भी ले लेती हूँ, क्लीन लगेगा। नाउ MVI EFFH अगेन सेम केसेस के अंदर भी 4T का तो ऑपकोड फेच और 3T की मेमोरी रीड, ठीक है। ये भी 7T। नाउ DCRE इसमें अकेला ऑपकोड फेच हो रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, दिस इज ऑफ 4T स्टेट्स। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 10 या फिर 7 डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखो वैल्यू क्या लोड की है, इसको डिक्रीमेंट, लेट सपोज यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू होती 1, तो पहले बार के डिक्रीमेंट में वैल्यू 0 हो जाती है ना। यहाँ पे 01H होता और FFH नहीं होता, उस केस में एक बार के डिक्रीमेंट पे ही 0 हो जाती है और यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है और हम एग्जिट कर जाते हैं, तो जंप नहीं करना पड़ता। पर यहाँ पर आप देखो वैल्यू FFH, यानी कि अगर इसको आप डेसिमल कन्वर्जन करके देखोगे तो ये 225 आई थी, राइट। लास्ट टाइम कन्वर्जन अपन ने किया था, तो लेट मी रीचेक दिस, इट वाज 255। हाँ, तो इसके डेसिमल कन्वर्जन पे 255 टाइम्स ये लूप रन करेगा। तो ये एक बार के डिक्रीमेंट पे तो 0 हो नहीं रही है, तो 255 वैल्यू है। तो इसका मतलब ये कंडीशन बार बार फॉल्स होगी, कितनी बार, 255 टाइम्स फॉल्स होगी। तो इस केस के अंदर इसकी टी स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, मतलब जंपिंग परफॉर्म होगी, है ना। कहाँ पे, यहाँ पे, यहीं पे तो डिक्रीमेंट होगा फिर चेक होगी कंडीशन, फिर डिक्रीमेंट होगा फिर चेक होगी, फिर डिक्रीमेंट होगा फिर चेक होगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो है ये कितने टी स्टेट्स का रहेगा, 10 टी स्टेट्स का, राइट, क्योंकि ये जंप वाली कंडीशन रहेगी इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट DCRD डिक्रीमेंट होगा, जो D की वैल्यू हमने डाली है, ये नेस्टेड लूप है, मतलब अंदर वाला लूप तो ये है
और ये है बाहर वाला लूप। अब बाहर जब ये इसकी वैल्यू 0 हो गई तो हम जो डी रजिस्टर है मतलब ई का काम हो गया, तो अब डी रजिस्टर की बात करते हैं। इसका डिक्रीमेंट करेंगे, इसका डिक्रीमेंट करने के बाद फिर चेकिंग होगी। तो डिक्रीमेंट जब कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, ऑपकोड फेच हो रहा है, ओनली ऑपकोड फेच। तो ये कितने टी स्टेट्स का है, 4 टी स्टेट्स का। उसके बाद हो रहा है जे एंड जेड, मतलब कंडीशन चेक हो रही है कि क्या जीरो फ्लैग सेट हुआ। हाँ, अगर सेट हुआ तो बाहर चले जाओ, सीधे सीधे आगे बढ़ जाओ। उस केस में तो 70 होता है, पर यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे जीरो फ्लैग सेट नहीं हुआ है। सो या एक मिनट, यहाँ पे से 40 को ब्लैक से लिखूंगी, ऑल्टरनेट लिख रही हूँ मैं कलर्स में। हाँ, तो यहाँ पे क्या लगेगा 10t, क्योंकि जंपिंग परफॉर्म होनी है। क्यों? क्योंकि भाई ये देखो 25 को अगर आप डेसिमल कन्वर्जन करते हो, तो चलो डेसिमल कन्वर्जन में करके दिखा देती हूँ आपको, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, है ना, हेक्सा टू डेसी लिख देती हूँ। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन मैंने आपको ऑल दो दोनों वीडियोस में पिछले में बता दिया है, आप स्किप कर देना इस वाले पार्ट को अगर आपको पता है तो। वैसे मैं बता देती हूँ शॉर्ट में जल्दी जल्दी। 16 रेज़ टू पावर 16 पावर 1, मतलब 16 रेज़ टू पावर 0 से स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से और कैरी बढ़ाते जाते हैं बाय 1, और उससे मल्टीप्लीकेशन 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जाते हैं और मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कैसे? मतलब 5 इंटू 16 रेज़ टू पावर 0, 2 इंटू 16 रेज़ टू पावर 1। लेट सपोज यहाँ पे 3 होता तो यहाँ हम करते 3 इंटू 16 रेज़ टू पावर 2, है ना, और उसके बाद इन सबको एडिशन कर देते हैं। तो वो हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 16 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी की भी पावर 0 1 होती है। अभी ये आ जाएगा 32 प्लस 5 37। तो ये हो गया अपना डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है। तो 37 आ गया। इसका मतलब ये जो लूप है, आउटर लूप, मैं यहाँ पर ही बता रही हूँ, ये जो आउटर लूप है जो यहाँ पर अपन जंप करके जाएंगे और फिर इसके अंदर जाकर फिर से ये पूरी की पूरी कहानी रिपीट होगी और फिर से ये कितनी बार होगा, 37 टाइम्स। यस, तो इसलिए जंपिंग हो रही है यहाँ पे, तो ये 10 टी स्टेट्स का हो गया। अभी बात हो गई हमारी सिंपल कि भाई ये चीज तो अपने को आ गई समझ। इनसाइड लूप देख लो ध्यान से कौन सा है, ये वाला, यहां से लेके यहां तक आपको पता होगा कि ये अगर आप ध्यान से देखो ना, ये 3 इंस्ट्रक्शंस आपको याद है, मैंने आपको रजिस्टर जो 8 बिट का रजिस्टर होता है उसके थ्रू टाइम डिले कैसे क्रिएट करते हैं वो बताया था। उस केस में मैंने आपको ये बोला था, मतलब उस केस में मैंने आपको बिल्कुल यही एग्जांपल दिया था कि जो ई रजिस्टर था उसके अंदर मैंने एफ एफ वैल्यू को लोड किया था, उसे तब तक डिक्रीमेंट किया था, तब तक वो 0 नहीं हो गई थी, है ना। तो उस केस में यही 3 टी स्टेट्स थे अपने, और मैंने कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू निकाली थी वो ये आई थी। डिले कैलकुलेट करने के बाद उसमें क्या था, सिंपली नंबर ऑफ टी स्टेट्स मल्टीप्लाई किए थे टाइम पीरियड के साथ जो कि 0.33 माइक्रोसेकंड था। और टाइम पीरियड कैसे आया था अपना, मैंने अज्यूम किया था कि फ्रीक्वेंसी हमारे माइक्रो प्रोसेसर जिस पे ऑपरेट कर रहा है उसकी वो है 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो टाइम हो गया 1/f, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि मेगा लिखा है। और फिर ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻⁻�6, ऊपर चला गया तो माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा 0.33, और 10⁻⁻⁶ को क्या बोलते हैं, माइक्रो, तो माइक्रो सेकेंड। ये अपना टाइम पीरियड है ना, अपन ने अपना ये काम हो गया था। अभी मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि ये तो अपना सोलली मतलब हमने निकाल लिया। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हाँ, तो मैंने ये बोला था कि ये तो था अपना टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड ये, और फिर उसके अंदर अपन ने मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ टी स्टेट्स, इनको 21 हो गया ना। तो इसमें नंबर ऑफ टी स्टेट्स मैं नंबर लिख रही हूँ बस सिंपली। और फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि कितने टाइम्स यहाँ पे जंप हो रहा है, तो इसका डेसिमल कन्वर्जन था 255। तो उसमें जो रजिस्टर में हमने डिजिट लोड करी है, यानी एफ एफ का डेसिमल फॉर्म 255, उसको मल्टीप्लाई किया था, और इससे हमने जो टाइम डिले निकाला था इस वाले पार्ट का वो आया था इस फॉर्मूला को यूज करके 255। मैंने इसका डेसिमल कन्वर्जन लिखा है इस वैल्यू का जो हमने ई के अंदर लोड किया। ये 8 बिट रजिस्टर के केस में हमने डिस्कस किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उसे चेक कर लेना। तो वैल्यू अपनी आई थी ये 1179.42 माइक्रोसेकेंड, ठीक, मतलब 0.33 इंटू 21, यस, इंटू 255, इससे अपनी ये वैल्यू आ गई थी। अब ये DLI मतलब
इनर लूप का डिले, है ना। तो ये इनर लूप का डिले हमने किस में ऐड किया, 21 टी स्टेट्स इंटू 0.33। 0.33 क्या है, टाइम पीरियड है जो हमने कैलकुलेट किया है, जिस फ्रीक्वेंसी से अपना माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट कर रहा है उसको यूज करके, ठीक है। तो 0.33 वो, और इसमें नंबर ऑफ टी स्टेट्स 21 कहां से आ गए, ये बाहर वाले इंस्ट्रक्शंस देख रहे हो तीन, है ना, ध्यान से देखो। ये जो नंबर है 25, इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है ना 37, इसका मतलब 37 टाइम्स आउटर लूप रन करेगा। एक बात बताओ, ये मैं जो आपको पहले एग्जांपल लिया था अभी छोटू सा, कि भाई अगर बाहर 10 है और अंदर 2 है, तो भले ही ये 2 टाइम्स हो रहा है, पर ये जो 10 है ये तो घुमा फिरा के इस पे मतलब 10 टाइम्स ये अंदर वाला भी रिपीट होगा, है ना। ये तो बाहर वाला लूप चल ही रहा है, बट 1 टाइम ये डिक्रीमेंट हुआ 9, फिर ये दोबारा से 2 से लेके 0 तक गया, है ना, फिर नीचे आके दोबारा से डिक्रीमेंट होके 8 हुआ, फिर ये 2 से लेके 0 तक दोबारा से चला, है ना, और फिर नीचे गया और फिर से ये रिपीट होके ऊपर गया, तो ये 8 से 7, मतलब जितनी बार एक डिक्रीमेंट इसमें होता है तो उतनी बार ये पूरा अंदर वाला लूप चलता है ना, जिसकी वैल्यू से अपन ने लोड किया। वैसे यहीं भी तो यही हो रहा है कि फिर एफ एफ एच लिखा है, तो एफ एफ मतलब 255 टाइम्स ये रन होता है, फिर ये नीचे आके एक बार डिक्रीमेंट इस वैल्यू में हो जाता है ना, डिक्रीमेंट होता है इसमें, फिर ये दोबारा से यहाँ पे आता है जब ये 0 नहीं होता, है ना, और फिर से ये चलता है। दैट मीन्स 37 टाइम्स इनर लूप भी चल रहा है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया 37 इंटू इनर लूप का पूरा जो हमारा टाइम डिले आया है, प्लस उसमें हमने क्या किया, ये बाहर वाले इंस्ट्रक्शंस का जो टी स्टेट है 7 4 10, प्लस करो 7 प्लस 4 प्लस 10 21, 17 प्लस 4 मतलब 7 प्लस 10 प्लस 4 क्या होता है 21, तो 21, और बाहर वालों के लिए भी टाइम पीरियड वही रहेगा, मतलब नंबर ऑफ टी स्टेट्स इंटू एक टी स्टेट का जो अपन ने पीरियड निकाल के रखा है यहाँ पे, जो कि है 0.33, तो 0.33 मल्टीप्लाई कर दिया ये बाहर वालों के साथ और उसको ऐड कर दिया इनर लूप के टाइम डिले के साथ, और ये फाइनली हमने मल्टीप्लाई किया 37 से, क्योंकि इसका डेसिमल कन्वर्जन है 37, मतलब यहाँ पे ये 37 टाइम्स बाहर वाला चल रहा है तो अंदर वाला भी तो उतनी बार चलेगा, इसलिए इसको 37 से मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली ये वैल्यूज निकाल के आपके सामने रख दिए। इतना माइक्रोसेकंड आया था, जो कि हो गया अप्रॉक्स 44 मिलीसेकंड। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया, और हाँ एक चीज और, तो प्लीज कमेंट तो करना ही, साथ में मैं आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताओ आपको कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए इंजीनियरिंग के, मैं आराम से मतलब उन सब्जेक्ट्स को अभी उठा लूंगी, पिक कर लूंगी। जब चैनल ग्रो कर जाता है फिर तो फिर भी मुझे लगता है थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा, बट स्टिल अभी तो इनिशियल फेज है। आई रियली वांट टू नो आप लोग किस चीज़ पे चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई मैं मशीन लर्निंग, डेवऑप्स, असेंबली लाइंस, क्लाउड, फ्लटर, इन सबको उठाकर बनाऊं, ऐप डेवलप करके दिखाऊं आपके सामने, तो मैं वो भी क्रिएट कर दूंगी। आप चाहते हो मैं आपको कोडिंग पढ़ाऊं, लीड कोडिंग, राइट, तो मैं वो कर दूंगी। आपको चाहिए जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ऊप्स, डीबीएमएस, मैं वो ला कर दे दूंगी। आपको डीसीसीएन चाहिए, मैं वो पढ़ा दूंगी। आपको जो पढ़ना है मतलब जो भी पढ़ना है कमेंट करो, जो नहीं समझ आ रहा वो कमेंट करो, and I really need your support. Please like this channel. Please like this video and subscribe to my channel. So yeah, that's it. Thank you so much.